जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श पीसीडीए ने दी महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है, इस वजह से फरवरी की पेंशन रोकी गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का मेरे पास फोन आया था, कुछ कमेंट भी आया था कि सर हमारी फरवरी की पेंशन नहीं आई है अभी तक। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने नोडल ऑफिसर से पूछा, पीसीडीए स्पर्श से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ स्पर्श पे या फिर पीसीडीए पे। यानी पेंशनर ने सबमिट किया लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ किसी कारणवश स्पर्श पे पीसीडीए पे, इसलिए दोस्तों उनकी फरवरी की पेंशन रुक गई है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा भरे, सबमिट करे, और जब वो स्पर्श पर पीसीडीए पर अपडेट हो जाएगा तब उनकी पेंशन रिलीज कर दी जाएगी फरवरी की। तो दोस्तों ऐसी एक और पेंशनर का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने बताया कि सर मैंने पीसीडीए कस्टमर केयर पे बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ, इस वजह से आपकी फरवरी की पेंशन प्रोसेस नहीं हुई और वो रोकी गई है। तो पीसीडीए स्पर्श ने भी यही कहा है कि आप सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, या तो मैनुअली सबमिट करें या फिर डीएलसी सबमिट करें। जब आपका अपडेट हो जाएगा स्पर्श पीसीडीए पे तब आपकी पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये मैं शुरू से ही आपको बताता आ रहा था कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है तो आपकी पेंशन रुक सकती है, और वही बात नोडल ऑफिसर ने स्पर्श पीसीडी ने बताई है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो आखिरी डेट थी वो थी 31 जनवरी 2024। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपकी पेंशन जरूर रुकेगी। अभी फरवरी की रुकी है, मार्च की भी रुक सकती है अगर आपने अपडेट नहीं किया। अगर कर देते हैं अपडेट तो दोस्तों दोनों पेंशन आपको मिल जाएगी, फरवरी की भी और मार्च की भी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट का रिकॉर्ड ऑफिस से कोई काम नहीं है, डायरेक्ट स्पर्श पीसीडीओ को भेजिए अगर खुद पेंशनर कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 568 का एरिया लेना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे सर्कुलर का एरिया लेना चाहते हैं या फिर OROP 2 का एरिया लेना चाहते हैं जिनको नहीं मिला, दोस्तों जब आप सीपीपीसी बैंक से नॉट पे सर्टिफिकेट बनवाते हैं या फिर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो दोस्तों जो भी ये शीट है आप डायरेक्टली स्पर्श पीसीडीओ को भेजें, अपने रिकॉर्ड में मत भेजिए, क्योंकि रिकॉर्ड में इसका कोई काम नहीं है। रिकॉर्ड आपको पे नहीं करेगा 568 का एरियर या फिर OROP 2 का एरियर। जो भी पे करना है वो पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को करना है। सर्कुलर में भी रिकॉर्ड का नाम कहीं नहीं था। जो 555 सर्कुलर हो गया, 666 सर्कुलर हो गया, 568 सर्कुलर हो गया, रिकॉर्ड का कोई काम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये आदेश था पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को कि वो डायरेक्ट आपके खाते में डालेगा। तो एक काम करें, जो भी आपकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है या फिर जो भी आपका बकाया बनाया गया है सीपीपीसी बैंक द्वारा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली आप स्पर्श पीसीडीओ को दीजिए, क्योंकि काफी पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया, तो जितना भी एरियर का जो भुगतान है वो डायरेक्टली स्पर्श करेगा आपको, ना कि रिकॉर्ड ऑफिस करेगा। तो कई पेंशनर गलती कर रहे हैं, वो डायरेक्टली जो शीट है वो भेज रहे हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। रिकॉर्ड ऑफिस को मत भेजिए, कुछ क्रेडिट नहीं होगा आपके अकाउंट में, जो भी क्रेडिट होगा वो करेगा स्पर्श पीसीडीए, तो स्पर्श पीसीडीए को भेजे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पीपीओ में एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड है, लेकिन पेंशन हवलदार की नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर को एमएससीपी मिली हुई है, पार्ट 2 ऑर्डर भी जनरेट हुआ है रिकॉर्ड की तरफ से, लेकिन पेंशन आपको पिछले रैंक की मिल रही है, जैसे सिपाही की, नायक की। दोस्तों अगर आपको एमएससीपी मिली है, पार्ट 2 ऑर्डर भी जनरेट हो गया, पीपीओ भी जनरेट हो गया, तो फिर आपको एमएससीपी की पेंशन मिलेगी, यानी जिस रैंक में आपको एमएससीपी मिली है। अब दोस्तों इसकी कार्यवाही कैसे है, कैसे कार्यवाही होती है रिकॉर्ड के द्वारा, पीओआर के द्वारा, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पेंशनर क्या करता है, एमएससीपी का फॉर्म भरता है, यानी जिस रैंक में उसे एमएससीपी लेनी है। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उन्हें हवलदार की एमएससीपी चाहिए तो फिर ये फॉर्म भर सकता है। तो एमएससीपी का फॉर्म भरेगा पेंशनर और वो डायरेक्टली भेजेगा रिकॉर्ड के पास, या फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भी वो जा सकता है, जिला सैनिक बोर्ड के सील लगवाने या फिर अटेस्ट कराने, वहां से भी वो अपने रिकॉर्ड को फॉर्म भेज सकता है। फिर दोस्तों रिकॉर्ड के पास आपका फॉर्म गया, फिर उसकी जांच हुई, स्क्रूटनी हुई, पूरी जांच पड़ताल हुई कि क्या आपको एमएससीपी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, पूरी जांच हुई। जब जांच हो गई, जब ये पता लगा कि आपको एमएससीपी मिलेगी, फिर दोस्तों आपका पार्ट 2 ऑर्डर बना,
पार्ट 2 ऑर्डर आपका बनाया गया। फिर दोस्तों वो गया पीओआर के पास, पीओआर के पास गया। फिर दोस्तों पीओआर ने न्यू एलपीसी बनाई, लास्ट पे सर्टिफिकेट बनाया एक नया। फिर दोस्तों फिर आपका केस रिकॉर्ड के पास आया। फिर रिकॉर्ड ने सीडीए पीसीडीए को भेजा पीपीओ बनाने के लिए, एमएससीपी का पीपीओ बनाने के लिए या फिर कॉरिजेंडम पीपीओ बनाने के लिए। जब आपका एमएससीपी पीपीओ बन गया, एमएससीपी का यानी जिस रैंक में आपको पेंशन चाहिए, एमएससीपी पीपीओ बन गया, उसके बाद लास्ट में पेंशनर को होगा भुगतान एमएससीपी का, यानी जिस रैंक में आपको एमएससीपी मिली और उससे पहले आपको लोअर रैंक की जो पेंशन मिल रही थी उसी के डिफरेंस का आपको एरियर भुगतान होगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर पीपीओ भी आपका बन गया एमएससीपी वाला, तो फिर दोस्तों आपको भुगतान होगा 100%, फिर कोई मना नहीं कर सकता। फिर दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन, 25 तारीख को होली है, होली से पहले होगी 4 कैबिनेट मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मार्च स्टार्ट हो गया और होली कब की है, 25 तारीख की। तो दोस्तों 25 तारीख से पहले 4 कैबिनेट मीटिंग होगी भारत सरकार के द्वारा, 4 कैबिनेट मीटिंग। अब देखने वाली यह बात है कि इन 4 मीटिंग में आपका डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता है। 4 मीटिंग होनी है कैबिनेट की होली से पहले, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। 4 मीटिंग होगी कैबिनेट मीटिंग की। अब इसमें देखना है कि डीएडीआर आपका कंफर्म करती है भारत सरकार या नहीं करती है, नहीं तो फिर अप्रैल में चली जाएगी ये बात। तो दोस्तों हमें देखना है 4 कैबिनेट मीटिंग, 4 कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है, ये सबसे जबरदस्त इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और ये इंफॉर्मेशन है आपके टैक्स को बचाने को लेकर। काफी पेंशनर्स हैं जो अपना टैक्स कटवाते हैं। मैं बात करूंगा पेंशन में से, अगर आप अपना टैक्स कटवा रहे हैं तो कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा आपको फायदा है जिससे आपका टैक्स बच जाए। दोस्तों मैं 2 टेबल की बात करूंगा, 2 रिजाइम की बात करूंगा। एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। यानी दोनों टैक्स रिजाइम में से, दोनों टेबल में से कौन सी टेबल आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको फायदा देगी, जिसमें आपका कम टैक्स बनेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर कोई पेंशनर है जिसकी एनुअली पेंशन है, यानी साल में उसकी टोटल पेंशन है 12,50,000, तो दोस्तों दोनों में से वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, कौन सी टेबल यूज करेगा, या फिर कौन सा टैक्स रिजाइम चूज करेगा, वो दोनों का दोस्तों मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज करूं या फिर न्यू टैक्स रिजाइम चूज करूं। मैंने आपको बताया साल में अगर किसी पेंशनर की 12,50,000 टोटल पेंशन है, साल की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,50,000 में से सबसे पहले हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 50,000 रुपए, ये माइनस हो गया। फिर दोस्तों डिडक्शन उसकी क्या क्या है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या वो डिडक्शन दिखा रहा है, क्या कटौती है वो दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, होम लोन इंटरेस्ट भी है 1 लाख का, तो टोटल हो गया 2 लाख। तो दोस्तों नेट पेंशन बनी, यानी 12,50,000 में से 50,000 माइनस करा, फिर जो अमाउंट आया फिर उसमें से 2 लाख माइनस कर दिया, तो टोटल आ गया 10 लाख। अब दोस्तों इस 10 लाख में से आपका जो इनकम टैक्स बना वो बना 1,12,500, और इसमें आप ऐड करेंगे 4% एजुकेशन सेस, तो आ गया 4,500। तो यानी ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से जो आपका टैक्स बना वो बना 1,17,000। इतना आपका टैक्स बना ओल्ड रिजाइम में। ओल्ड टैक्स रिजाइम अगर आप चुनते हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ 1,17,000। अब मैं बात करूंगा न्यू टैक्स रिजाइम में, जो नया टैक्स रिजाइम आया 7 लाख वाला नए नियम के अनुसार, उसमें आपका कितना टैक्स बनेगा। पूरे साल की इनकम थी, पूरे साल की पेंशन थी 12,50,000, इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ 50,000। और दोस्तों इसमें आप कटौती नहीं दिखा सकते, इसमें कोई कटौती आप नहीं दिखा सकते, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है। नए टैक्स रिजाइम में आप 50,000 के अलावा कोई डिडक्शन नहीं दिखा सकते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते, तब भी आपका टैक्स बचता है। कैसे, आगे जानते हैं। तो नेट पेंशन हो गई नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से 12 लाख, 12,50,000 में से सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करा 50,000, तो यहां पे माइनस करके आ गया 12 लाख। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा,
टैक्स बन गया सिर्फ 90,000 टैक्स बना, और इसमें आप 4% एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3600, यानी टोटल टैक्स बन गया 93,600। तो दोस्तों दोनों रिजाइम में से कौन सी टेबल बेनिफिशियल है आपके लिए, कौन सा टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है, कौन सी टेबल आपके लिए बेनिफिशियल है, वो है न्यू टैक्स रिजाइम। आप देख रहे हैं सीधा सा आपको फायदा हो रहा है 23,400 रुपए का। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स बन रहा है 1,17,000 का, और न्यू टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स बन रहा है 93,600 का। तो दोस्तों ये पे करना होगा, ये पे होगा आपका। तो दोनों में से जो डिफरेंस आ रहा है उसमें आपको फायदा हो रहा है 23,400 का। तो दोस्तों ऐसे ही आप जितने भी पेंशनर हैं या फिर सैलरी पर्सन हैं, आप न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चूज करें, इसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बल्कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजाइम में आपका कम टैक्स बन रहा है। तो दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ पेंशनर्स थे या फिर जो हमारे टीचर्स थे, जो स्टेट के पेंशनर्स थे, सबका टैक्स हमने कैलकुलेट करा, और दोस्तों हमने जो भी कैलकुलेट करा वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैलकुलेट करा, जिसकी वजह से पेंशनर का कम टैक्स बना, या फिर जो एम्प्लॉई हैं, सैलरी पर्सन है, उनका टैक्स कम बना। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चूज करें, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, इसमें आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नई नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।